प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड चल रहा था और इस मॉडल में हम लोगों ने जो बात जान ली थी वो ये जानी थी कुल मिला के रदरफोर्ड मॉडल में कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक, और इसके मध्य में एक धनावेशित ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक। और ये जो पूरा खोखला भाग है, असल में खोखला भाग क्या है, ये कक्षाओं के रूप में पाया जाता है खोखला हिस्सा। इस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर हम इसकी व्यवस्था बना के देखें तो देखिए एक कक्षा, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये अपने रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने जो बात बताई स्वर्णपन्नी प्रयोग द्वारा कि परमाणु एक खोखला गोला होता है जिसके मध्य में धनावेशित ठोस नाभिक होता है। जो नाभिक है इसकी त्रिज्या मैंने बताई थी, इसका आकार होता है कितना, 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये तो किसका आकार है, इसके नाभिक का आकार। और 10 की घात माइनस 10 मीटर जो होता है वो किसका होता है, परमाणु की त्रिज्या का आकार। यानी परमाणु इतना बड़ा है और ये नाभिक जो है उसकी त्रिज्या इतनी होती है। तो लगभग जो नाभिक की त्रिज्या होती है, अगर इन दोनों में संबंध देखें, नाभिक की त्रिज्या वो परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख गुना छोटी होती है, ठीक, 1 लाख गुना छोटी होती है। अर्थात अगर नाभिक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की है तो परमाणु की त्रिज्या इसकी तुलना में कितनी हो जाएगी, 1 लाख सेंटीमीटर की हो जाएगी। इतना अंतर होता है दोनों में। तो इनकी कोटि होती है, यानी इस रेंज की पाई जाती है। 10 की घात माइनस 10 मीटर तो परमाणु की त्रिज्या है और 10 की घात माइनस 15 मीटर जो होती है ये किसकी होती है, आपके नाभिक की त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से हमको ये बात पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के रदरफोर्ड ने अपनी बात रख दी। मैंने कहा था नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक पहला कौन था, रदरफोर्ड ही था। अब हम कुछ बातें इसमें समझते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही अच्छा था, इसको हम सोलर मॉडल कहते हैं। ये बता ही दिया था आपको पिछले टर्म में। पहली बार हमको ये पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात ये भी पता लग गई कि मध्य में नाभिक धनावेश होते हैं। तो फिर मॉडल अच्छा रहा। इससे आगे हमको बोर का मॉडल समझने में, परमाणु की संरचना समझने में बड़ी सहायता मिली। लेकिन फिर भी इसके कुछ दोष रह गए। कुछ बातें ऐसी थी जिनको रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। कौन कौन सी बातें, तो ध्यान से सुने। पहली बात तो जैसे ये नाभिक है, इसके बाहर कौन पाई जाती है, कक्षाएं। तो रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया। जैसे बोहर तो क्या कहता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। बोहर ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास की, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन है या 4 है या 6 हैं, दूसरी में कितने हैं, इस प्रकार की रदरफोर्ड ने कोई व्यवस्था नहीं बताई थी। तो कुल मिलाकर के पहला दोष जो है वो परमाणु में, परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का जमावट किस प्रकार से होगी, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं थी। यानी उसको खुद को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं पता था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके विद्यालय के मैदान में बीचों बीच एक पोल हम गाड़ देते हैं, पोल लगा देते हैं और कहते हैं कि इस पोल के चारों ओर आपको चक्कर लगाना है। पोल को हमने क्या मान लिया, नाभिक मान लिया, और उसके चारों तरफ मतलब इस तरह से गोला बना देते हैं। वाइट कलर का पाउडर आता है, उससे गोला बना दिया और कहा आप इसके चक्कर लगाइए। तो आप देखिए कुछ समय तो आप चक्कर लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चक्कर लगाएंगे वैसे वैसे क्या है, आप में इसकी ऊर्जा नष्ट होती जाएगी और ऊर्जा नष्ट होगी तो आप में थकान आती जाएगी। थकान आएगी धीरे 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 करके और आप पोल के पास आकर के गिर पड़ेंगे, थक जाएंगे तो गिर पड़ेंगे। इसका मतलब अंततः आपकी ऊर्जा नष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बताइए परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहे तो जैसे हमारी ऊर्जा नष्ट हुई ऐसे इलेक्ट्रॉनों की भी होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे 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 करके अपने ऊर्जा नष्ट करके और इस नाभिक में ही आगे रहेगा, नाभिक के पास आ जाता है।
तो इसका निष्कर्ष ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि परमाणु की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, और जब परमाणु नष्ट हो जाएगी तो पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तो परमाणु बचने ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन थक करके नष्ट हो जाने चाहिए थे, इस नाभिक के पास आके गिर जाने चाहिए थे। और अब मैं इसको इसके रूप में समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एक तो तरीका ये, अब दूसरा सुने, ये नाभिक है और मैं केवल एक कक्षा बना रहा हूँ। बोलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, एक आवेश है। ऋणावेश है या नहीं है, तो आवेश है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तरह तरह की क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो वहाँ पर आपने एक राशि देखी होगी, त्वरण। एक्सेलरेशन के नाम से इसको जानते हैं, त्वरण। और त्वरण क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। सदिश राशि का मतलब होता है जिसका परिमाण यानी जिसमें मात्रा भी होती है, यानी जिसके संग कोई संख्या भी जुड़ी होती है और उसमें दिशा भी होती है। जैसे हम कहें 5 किलोमीटर, तो ये तो उसका परिमाण हो गया, लेकिन हम कहें 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, तो जैसे हम उत्तर और दक्षिण बोलते हैं, हम कहें कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब वो केवल दूरी के बारे में बता रहा है। लेकिन हम कहें 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो हम कहेंगे विस्थापन बता रहा है। विस्थापन का मतलब होता है सदिश राशि है, और दूरी है तो अदिश राशि, जिसमें दिशा का बोध होता है वो सदिश राशि है। तो त्वरण आप फिजिक्स में देख लेना, त्वरण अपने आप में एक सदिश राशि है। अगर इसका परिमाण बदल दें, यानी 5 की जगह अगर हम 6 कर देंगे तब भी मान बदलेगा, और उत्तर की जगह अगर हमने दक्षिण दिशा कर दी, जब भी इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, त्वरण का मान बदल जाएगा। यानी त्वरण वो राशि है, सदिश राशियाँ वो हैं जो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, गति करते समय जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इसकी दिशा बोलो ये वाली है। जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचा, इसकी दिशा ये हो गई, और आगे पहुँचा, इसकी दिशा ये। तो आप देखिए प्रति पल इसकी दिशा लगातार क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। पहले ऐसा लग रहा था इस दिशा में जाएगा, लेकिन घूम करके इस दिशा में आ गया, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें। तो इसका मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन की दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम त्वरित आवेश। क्या चीज़ है इस समय इलेक्ट्रॉन, त्वरित आवेश। दोबारा समझ लें, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो हम ये देख रहे हैं त्वरण होता क्या है। त्वरण होता है समय के साथ वेग में वृद्धि की दर को। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते, जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय हमारी स्पीड 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। थोड़ा थोड़ा चलते चलते स्पीड बढ़ती जाती है, 15 से 16, 17, 18, 20, 22, 25, 60, 70 तक पहुंच जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ उसका वेग बढ़ाते चल रहे हैं, गति बढ़ाते चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ त्वरण लग गया, जहाँ समय के साथ वेग में परिवर्तन हो। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। चक्कर का मतलब किसी निश्चित वेग से घूम रहा है, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, 60 किलोमीटर कुछ ना कुछ से घूम रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमने देखा है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके चारों तरफ 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति कर रहा है, मान लिया इतनी गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर। तो इस मान में तो कोई फर्क नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन 50 किलोमीटर से गति करता रहेगा। लेकिन बताइए इलेक्ट्रॉन की दिशा बार बार बदलती जा रही है। इसका मतलब कुल मिला के दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ में परिवर्तन हो जाए, परिमाण नहीं बदल रहा, दिशा बदल रही है। इसका मतलब इसमें त्वरण पैदा हो रहा है, और त्वरण पैदा होगा तो इसको क्या कहेंगे, त्वरित आवेश। ठीक। तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, परमाणु में जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो त्वरित आवेश की तरह कार्य करता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, या इस पर भी ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। पहला दोष तो सिंपल है कि उसने इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के बारे में नहीं बताया। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट दोष है। तो ये हमने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन असल में एक त्वरित आवेश होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिवर्तित वेग से गति करता है, और वेग जब परिवर्तित होता है, परिवर्तित किस मायने में, इसका मान नहीं बदलता है, परिमाण तो वही रहता है लेकिन दिशाएं बदलती हैं, इसलिए त्वरित आवेश है। तो मैंने ये लिख दिया, परिमाण तो नहीं बदलेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी, इसलिए इसको हम त्वरित आवेश है। अब एक मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक हुआ था। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने ये कहा था, जब इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेश के रूप में होता है या कोई भी त्वरित आवेश गति करता है
तो वह अपने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। कौन से विकिरण निकलता है? विद्युत चुम्बक विकिरण। ये क्या होते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण? तो अभी के लिए तो ये समझ लो, जिस कोई भी पदार्थ जो भी विकिरण निकालता है, चाहे हमारा बल्ब है, चाहे सूर्य है, चाहे हम खुद हैं, जो भी विकिरण निकालते हैं वो सब विकिरण क्या कहलाते हैं? विद्युत चुम्बक। एक तरह से विकिरणों के रूप में, तरंगों के रूप में ये एक ऊर्जा का प्रकार है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो त्वरित आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित करेगा? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। जब कोई चीज़ अपनी ऊर्जा को बाहर निकालेगी तो खुद की ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम। अब इसमें देखें एक चीज़ और समझें, ये प्लस, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा की तुलना में चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कैसी है? ज़्यादा। चौथी से कम किसकी है? तीसरे की। और तीसरी से कम किसकी है? दूसरी की। यानी जैसे जैसे कक्षा के मान बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैसे आवेश के रूप में? त्वरित आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो क्या निकालेगा बाहर? विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकालेगा। और अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकालेंगे तो इसकी ऊर्जा कम होने लग जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। दोबारा समझें, जब मैं किसी पोल के चारों ओर चक्कर लगाता जाऊंगा तो मैं जितना ऊर्जावान पहले था, धीरे धीरे मेरी ऊर्जा नष्ट होती है। और जिसकी ऊर्जा, मान लीजिए इस कक्षा की ऊर्जा 5 कैलोरी है, इस कक्षा की ऊर्जा कितनी है? 6 कैलोरी, इसकी 7 कैलोरी और इसकी 8 कैलोरी। 8 कैलोरी वाला चक्कर लगाएगा तो कुछ समय बाद इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 7। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आ जाएगा? तीसरी में। और चक्कर लगाएगा तो कौन सी में जाएगा? छठी में। और चक्कर लगाएगा तो 5वीं में। और भी चक्कर लगाए तो धीरे धीरे ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाएगी और किस में समाहित हो जाएगा? नाभिक में समाहित हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस हिसाब से तो चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए था और परमाणु की संरचना ही क्या हो जानी चाहिए थी? नष्ट। तो रदरफोर्ड ये कारण नहीं समझा सका। हम देखें रदरफोर्ड मॉडल के दोष पढ़ रहे हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल का दोष मैं भाषा के रूप में कहता हूँ, नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं, अतः ये एक त्वरित आवेश की तरह कार्य करते हैं। त्वरित आवेश गति करते समय विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जित करता है, अतः धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा नष्ट होते हुए पहले इसे निम्न कक्षाओं में आना चाहिए और उसके पश्चात इसको नाभिक में अंततः समाहित हो जाना चाहिए। तो इसकी बात की व्याख्या उसने तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में तो चौथी में रहता है, तीसरी में तो तीसरी में, दूसरी में तो दूसरी में और पहली में तो पहली में, वहाँ से नाभिक तक नहीं आएंगे, उसने तो ये कहा। लेकिन एक कारण नहीं समझा पाया कि ऐसा होता क्यों। समझ गए बात? तो कुल मिलाकर के मतलब जो तर्क रखा लोगों ने वो कहा कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार तो परमाणु की संरचना ही क्या हो जानी चाहिए थी? नष्ट हो जानी चाहिए। कुछ लोगों ने उसको एक सलाह दी। क्या सलाह दी? तो उसकी सलाह सुन लें लोगों की। सलाह ये थी कि साहब ये सारी समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकल रहा है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकल रहे हैं तो इसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है और नष्ट हो रही है तो ये नाभिक में समा जाएगा। अगर हम इससे उल्टा काम करें कि इलेक्ट्रॉन को गतिशील ही नहीं माने, रदरफोर्ड ये कह देता कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ना तो ये गति करता, ना विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलते, ना ऊर्जा नष्ट होती। लेकिन इसकी भी दिक्कत थी, अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता तो बोलो प्लस नाभिक ये भी स्थिर है, इलेक्ट्रॉन भी स्थिर, दो स्थिर आवेशों के बीच में आयनिक आकर्षण यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण लगता है। तो बताइए प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता कि नहीं खींच लेता? तो इस हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन क्या होता? नाभिक के अंदर समा जाता, तब भी परमाणु की संरचना नष्ट हो जाती। तो कुल मिला के रदरफोर्ड इन दो बातों का जवाब नहीं दे सका। एक तो परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विन्यास, और दूसरी बात क्या नहीं बता सका? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ह्रास। ठीक, तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्यों नष्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्यों नष्ट नहीं होती है। दोबारा समझ लें, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षाओं में। यथार्थता तो यह है कि उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा
नष्ट नहीं होती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्यों नष्ट नहीं होती, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ही रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनको नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो रदरफोर्ड से इसका कारण पूछा तो रदरफोर्ड इसका कारण नहीं समझा सका था। तो ये दो इसके दोष हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ से खत्म होता है। लेकिन रदरफोर्ड और ये जे थॉमसन मॉडल, इनका और तो फ़ायदा मिला या नहीं मिला, हमें ये जानकारी जरूर हो गई कि कुल मिलाकर के 3 पार्टिकल मुख्य रूप से परमाणु के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रोटॉन, एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और एक है आपके पास न्यूट्रॉन। अब देखें इनके बारे में आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है। प्रोटॉन जो है, इसके खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक है। देखिए, नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड है, लेकिन प्रोटॉन का कौन है? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं वो जेम्स जेड। ठीक। प्रोटॉन जो होता है उस पर आवेश, अगर हम 2 तरह के आवेश होते हैं, एक तो मूल आवेश होता है जो ओरिजिनल आवेश होता है, उसका मान होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम में लिखते हैं। प्लस में है इलेक्ट्रॉन का इसके बिल्कुल बराबर आवेश होता है, लेकिन माइनस में होता है, ये -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आवेश होता है 0। ठीक। लेकिन कैलकुलेशन के लिए अब देखते हैं इसका और उसका क्या संबंध है। उसे कहते हैं हम सापेक्ष आवेश। देखो, ये तो खोजकर्ता हो गए, ये तो खोजकर्ता, ये आवेश है। एक होता है सापेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश। तो देखो, सापेक्ष का मतलब न्यूट्रॉन पर कितना है? 0। इसकी तुलना में इसका -1, और इसका कितना माना जाता है? +1 आवेश। ठीक। तो ये इसका आवेश हो गया। अब इनके वजन की बात करें, द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 1.66, मतलब 659 होता है, 1.66 गुणा 10⁻31 किलोग्राम हो गया। इसका द्रव्यमान होता है 1.678 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है मामूली सा न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 0 माना जाता है एक तरह से, या बहुत ही कम होता है, 9.1 गुणा, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, 31 की जगह 27 है, 1.66 और ये भी 27 है। लेकिन इसका जो परमाणु वो है द्रव्यमान वो 9, तो ये इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक ने, इसका आवेश इतना है, ये इतना है, द्रव्यमान इतना है, इनके सबके दे रखे हैं। तो इनकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये कणों की खोज करने वालों का नाम आ गया, आवेश आ गया, सापेक्ष आवेश आ गया, और इनके द्रव्यमान आ गए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली। अब देखें, हमारे पास जो तीसरा मॉडल आएगा वो नील्स बोहर का मॉडल आएगा। नील्स बोहर, बोर और बोहर एक ही बात है का मॉडल। ये है हटा देते तो बोर बन जाता है, बात एक ही है, नील्स बोहर का मॉडल। लेकिन ये मॉडल से पढ़ने से पहले हमको पहले और कुछ बेसिक चीज़ों का पता चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों का। तो ये मॉडल तो हम पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं आज। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये होते क्या है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं? जब कोई भी आवेश गति करता है किसी दिशा में, जब कोई आवेश किसी दिशा में गति करता है, या त्वरित आवेश किसी दिशा में गति करता है, तो उसके लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। ठीक है। उससे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो देखें, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे भाषा शायद समझ में नहीं आए।
ये हमारे पास कोई आवेश है, ये गति कर रहा है इस दिशा में, ठीक है। अब क्या हो, इसको थोड़ा सा समझाना इस तरह से कठिन है। मैं आपको वैसे चित्र के बजाय वैसे बता देता हूँ आपको, फिर से सुन लें एक बार। जब कोई आवेश किसी दिशा में गति करता है तो वो अपने दोनों ओर, मतलब जब भी कोई आवेश गति करेगा, या आवेश गति कर रहा है जिस दिशा में, तो वो क्या करता है, अपने 90 डिग्री पर, जैसे ये वाला एक आवेश इस दिशा में गति कर रहा है, तो बोलो ये उंगली भी इससे 90 डिग्री और ये वाली भी इससे क्या है 90 डिग्री। मैं यहाँ से बता देता हूँ, इससे और समझ में आ जाएगा। ये मार्कर है, ये तो क्या है गतिमान आवेश। जैसे ही गति करेगा तो देखिए ये क्या करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र भी। दोबारा सुने, जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय यानी चुंबक भी बन जाती है और विद्युत यानी धनावेश या ऋणावेश भी उत्पन्न हो जाता है। तो जब कोई त्वरित आवेश गति करता है तो उसके लंबवत कोण है, देखो लंबवत कोण हो गया, ये तो आवेश गति कर रहा है, 90 डिग्री पर कोण आ गया चुंबकीय क्षेत्र, और इस 90 डिग्री पर कोण आ चुका है, ये आ गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न विकिरणों को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऐसे विकिरण जो आवेश के किसी दिशा में गति करने पर लंबवत दिशा में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के नाम से जानते हैं। कुल मिला के देखिए हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं कौन कौन से। ये इतना महत्वपूर्ण बात यही है कि वे विकिरण जो किसी गतिमान आवेश के किसी दिशा में गति करने पर लंबवत दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। ये विकिरण ऐसे होते हैं, इनके लिए कोई माध्यम की, जैसे मान लीजिए मैं ध्वनि की बात करें, अगर आप हवा में इसको मारेंगे तो आपको ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन इसमें मारा तो आपको ध्वनि आएगी, टेबल पे मारा तो आपको ध्वनि आएगी। रीजन क्या है कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तरंगें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में गति कर सकती हैं। तो देखिए इसकी जो विशेषता है, गतिमान आवेश के लंबवत कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र भी परस्पर कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है जहां पर आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। और दूसरी बात क्या आ गई इनके बारे में, निर्वात में गति कर सकते हैं, यानी इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन से विकिरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वो वाले विकिरण है हमारे पास, रेडियो तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव जिनको हम सूक्ष्म तरंगें कहते हैं, मैं अभी इंग्लिश भी बता दूंगा इनकी, अवरक्त इंफ्रारेड बोलते हैं, दृश्य विजिबल बोलते हैं, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये गामा का चिन्ह वाई जैसा बनता है, गामा किरणें, और एक होती है अंतरिक्ष किरणें जिनको कॉस्मिक किरणें भी कहते हैं, अंतरिक्ष किरणें। देख लें हमारे पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण इतने प्रकार के हैं, रेडियो, सूक्ष्म, रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं, सूक्ष्म को माइक्रोवेव कहते हैं, अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं, दृश्य को विजिबल, पराबैंगनी को अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज हैं, गामा रेज, इनको कॉस्मिक रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है ये जो तरंगें हैं इन सभी की ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे कम ऊर्जा इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी। ऊर्जा जो होता है उसका सूत्र होता है E बराबर H न्यू। यहाँ पे E तो ऊर्जा हो गई, H क्या है, प्लांक स्थिरांक।
ये याद रखना पड़ेगा आपको स्थिरांक। और न्यू क्या चीज़ है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है c/λ, hc/λ। तो यहाँ से हमको पता लगता है E जो होता है, और 1/λ का मतलब होता है, लैम्बडा का मतलब है तरंग दैर्घ्य। ये सब मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, फिजिक्स में आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी केवल आपको याद रखना है। ये 1/λ बराबर होता है तरंग संख्या। आप अभी तो इस गणित को ही समझ लें बस थोड़ा सा। E बराबर hc, देख लेंगे दोबारा। ऊर्जा बराबर h न्यू, न्यू बराबर आवृत्ति को बोलते हैं, न्यू बराबर होता है c/λ, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं, और 1/λ का मतलब है न्यू बार। न्यू बार होती है तरंग संख्या, तरंग संख्या। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या सूत्र आ रहा है, अगर देखें कैलकुलेशन करके तो E, देखिए आवृत्ति के तो क्या हो गया? समानुपाती। तरंग दैर्घ्य के क्या आ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। और तरंग संख्या के क्या है? समानुपाती। ठीक है, तो अब हमने ये कहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर ऊर्जा तो क्या होती है? बढ़ती है। सबसे कम ऊर्जा किसकी? इसकी, और सबसे ज़्यादा इसकी। बोलो आवृत्ति क्या हो जाएगी? समानुपाती, तो ये भी बढ़ेगी। तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कम हो जाती है, और तरंग संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो तरंग की। और सबसे कम किसकी होती है? अंतरिक्ष ऊर्जा की। केवल तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसकी सबसे कम, ऊर्जा सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। रेडियो तरंगें सूचना प्रसारण में, टीवी मोबाइल जो देखते हैं उसमें काम आती हैं। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें हैं, ये जो दुश्मनों के, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, कोई चीन वगैरह हम पे आक्रमण कर रहा है, तो हमारे क्या है? हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, उनमें रडार लगी रहती है। रडार क्या होती है? उससे सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, तो ये पहचान में मदद करती हैं कि हाँ भाई कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये सूक्ष्म तरंगें रडार के रूप में। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, जो ये वाली किरणें हैं माइक्रोवेव किरणें हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका भोजन को गर्म करने में आजकल माइक्रोवेव ओवन आ रहे हैं। इंफ्रारेड किरणें हैं जो रडार के लिए काम में ली जाती है। ये रडार में ये गर्म करने के लिए, और ये क्या है? ये है संचार में। संचार मतलब मोबाइल वगैरह, टीवी, ये देखने के सिग्नल आते हैं इनसे। दृश्य किरणें वो हैं जिनमें अपन 7 रंग देखते हैं, बैनी, आहा, पीनला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से है। तो ये वाली कौन सी किरणें हैं? दृश्य। ये किरणें ऐसे जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं। पराबैंगनी किरणें हैं, कीटाणु वगैरह को मारने में काम आती हैं, इनमें काम आती हैं पराबैंगनी। एक्स किरणें ओजोन मंडल वाली, वही है ये जब ओजोन परत जिनका अवशोषण करती है। एक्स किरणें कहाँ काम आती हैं? ये एक्स किरणें हमारे बीमारियों में जो उपचार होता है उसके अंदर, उसका अंदर का चित्र लेती है हमारी हड्डी वगैरह का, उसमें काम आता है, मेडिकल में काम आती हैं। गामा किरणों का उपयोग क्या होता है? तो गामा किरणें जो होती हैं ये उच्च क्वालिटी का गेहूं बनाना हो तो 2 प्रकार के गेहूं यानी संकर बीज बनाने में काम आती है गामा किरणें। ठीक है, 2-3 तरह के अलग अलग बीज, एक जिसमें एक बीज ऐसा, एक पौधा मान लो ऐसा बनाना हो जिसमें पोषण की मात्रा भी ज़्यादा हो और उसमें दाने भी ज़्यादा आए, तो क्या करेंगे? जिनके दाने ज़्यादा आते हैं उसके गेहूं को, और जिनका पोषण ज़्यादा होता है उसके गेहूं को, दोनों के बीजों का आपस में संकरण करवा दिया जाता है। उसमें कौन हेल्पफुल रहती है? गामा किरणें। अंतरिक्ष किरणें अभी इनका कोई विशेष काम का आइडिया नहीं है, तो इस वजह से ये आपके पास हो गई सारी किरणें। मैंने आपको बता दिया विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर ऊर्जा बढ़ती है और तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो ये आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।